दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक जबरदस्त टॉपर्स इंटरव्यू के साथ हम आपके बीच आए हुए हैं। सीटेट 31 जनवरी 2021 जो कि लॉकडाउन के बाद टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टार्ट था। उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने काफी मेहनत की और उसी में एक नाम आता है मनीषा मिश्रा का, जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता के साथ सीटेट को क्वालिफाई किया है 130 मार्क्स से। तो मनीषा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी, तो ये मनीषा जी, एक टीचर के लिए भी बहुत प्राउड की बात होती है कि हमारे स्टूडेंट क्वालिफाई करें और इतने अच्छे से क्वालिफाई करें कि हमारा भी नाम प्राउड हो। तो आप उनमें से एक हैं और आपने बहुत मेहनत की है। टीचर्स तो अपने हिसाब से हर बच्चों के लिए मेहनत करता है, लेकिन आपका ये है। और मनीषा मिश्रा जी गया बिहार से बिलॉन्ग करती हैं, दिल्ली में रहती हैं, काफ़ी मेहनत करती हैं और अपने आप को इस मुकाम पर लाई हैं और आगे भी काफ़ी आगे जाएँगी। तो पूरी अनअकैडमी और हम सब लोग काफ़ी खुश हैं मनीषा जी, और हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट आज आपके स्ट्रैटेजी से, आपके तरीके से या आपका जो पूरा प्लान रहा, उससे हमारे बाकी स्टूडेंट भी कुछ सीखें और वो लोग भी आपकी तरह 130 या उससे जितना ज़्यादा नंबर हो। क्योंकि मेरी जब आपसे बात हुई, तो आपको ये भी पता था कि आपने गलतियाँ क्या की, आप और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। तो इतने अच्छे पोज़ीशन पर जाकर भी आपने ये सोच रखी है। तो मुझे लगता है कि ये यस सब सर। बच्चों के सामने आनी चाहिए मनीषा जी। जी तो सर। तो थोड़ा मुझे स्टार्टिंग से बताइए कि बचपन से कैसा रहा आपका अपब्रिंगिंग और सीटेट के कैटेगरी में, मतलब टीचिंग के कैटेगरी में कैसे आना हुआ? थोड़ा-सा स्टार्टिंग से बताइए अपने फैमिली बैकग्राउंड के साथ। सर दरअसल मेरी प्राइमरी स्कूलिंग तो बिहार से ही हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। ओके। जी। तो बचपन से ऐसा था ना कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। हुँ, मतलब बचपन से ही था पढ़ने का, पढ़ाने का। अब जैसे बचपन में सारे बच्चे खेलते हैं, तो हम हुँ। टीचर्स खेलते थे अच्छा, एंड ऑफ कोर्स बड़े होकर तो इसी फील्ड में चॉइस मेरा मन था, इंटरेस्ट था कि हाँ, मैं आऊँ और मेरे दादाजी हुँ, वो भी एक टीचर थे। अच्छा, तो बस मेरी फैमिली बैकग्राउंड ये रही और उसके बाद मेरी 12th होने के बाद दिल्ली से ही मेरी 12th हुई। उसके बाद मैंने डीएलएड में एडमिशन लिया हुँ, और लास्ट ईयर 2020 में ही मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ और देन अच्छा, मैंने सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया एंड उसके बाद बस सीटेट की तैयारी में लग गई। अच्छा। देन अब रिजल्ट आ गया। वाह! वाह! तो क्लास में जब आप जैसे 10th और 12th या 8th क्लास में थे, तो आप फर्स्ट बेंच पे बैठते थे? अ, हाँ सर, आगे वाली रो में ही बैठी थी। आई मीन फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच बस मतलब इससे आप देखने से भी ऐसा थोड़ा पढ़ाकू स्टूडेंट लगते हैं, इसलिए मैंने पूछा। ओके। आप मतलब आप उस उन स्टूडेंट्स में थे क्लास के बाद बच्चे जिनसे नोट्स मांगने जाते थे। बनी साहब प्लीज दे दो ना, क्या सर कल क्या पढ़ाए थे, प्लीज दे दो ना नोट्स। तो उस टाइप के, मतलब बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की अपनी जिम्मेदारी के साथ। और मनीषा जी, जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एज अ टीचर कि एक शिक्षक का ये सबसे बड़ा गुण होता है, जिसको खुद पढ़ने में मजा आता है, वही एक इंसान एक अच्छा टीचर बन सकता है। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल आपने सही बोली। मतलब अगर कोई टीचर बन भी जाए बट वो मतलब सीखने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड रहे कि उसे जी। सीखना है, तो वो लगातार अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं यही चाहता हूँ कि आप आगे बहुत आगे बढ़ें और आपका जो भी आगे का अपना ड्रीम है, आप उसको पूरा करें, इंडिया के बेस्ट टीचर के रूप में जाने जाएँ। ऐसे ही सीखते रहें, सिखाते रहें। तो बहुत अच्छी आपकी। तो सीटेट के पेपर 1 में 130 नंबर लाना अपने आप में बहुत ही सिस्टमैटिक, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत मेहनत या बहुत हार्ड लेबर, मुझे लगता है कि एक स्मार्ट लेबर और एक सिस्टमैटिक अप्रोच और सही अप्रोच बहुत ज़रूरी है। तो मनीषा हाँ मिश्रा सर। ने क्या अप्रोच अपनाया था? कैसे सारे सब्जेक्ट की तैयारी की? कितना समय दिया? दिन का रूटीन कैसा था? थोड़ा इस पर हमें विस्तार में बताएँगे। हाँ। तो जैसे मुझे लगता है कि आप पूरा दिन पढ़ो, ना पढ़ो, हाँ। बट जितने आपने डिसाइड किया है उसको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो और बिल्कुल मतलब ना प्रोडक्टिव हो वो। हुँ, ऐसा नहीं कि आप पूरे 12 घंटे बस पढ़ते रहो बट उसके बाद आपको कुछ याद ना रहे या फिर वो प्रोडक्टिव ना हो, तो आप बिल्कुल अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर उसे पढ़ो। हुँ, तो ऐसा था कि वो रूटीन होता है ना कि जो 6 बजे उठे, 6:15 तक ये किया, वैसा रूटीन सीरियसली फॉलो नहीं होता।
और उस तरीके से रूटीन बनता भी नहीं है। तो बिल्कुल। मैंने अपने दिन को स्लॉट में बाँट रखा था। हुँ, जैसे एक दिन में 3 या 4 स्लॉट, ओके। सुबह 2 घंटे, 2 या 3 घंटे, उसके बाद अपना जो भी आप ब्रेकफ़ास्ट करें, नहाना वगैरह जो भी है। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर से आप बैठें, फिर से 3 घंटे, हुँ, उसके बाद दोपहर का खाना, थोड़ा-सा रेस्ट, उसके हुँ, बाद फिर से 3 घंटे। फिर अच्छा। शाम को जैसे आप कहीं भी टहल सकते हैं छत पे जाके या कहीं भी, या जो भी आपको मन करे, गेम खेलना, कुछ भी। हुँ, उसके बाद फिर से रात को 2 घंटे पढ़ के खाना खा के बस सो जाना। ऐसा था रूटीन मेरा। अच्छा, तो पर डे ऑन एन एवरेज आपका कितना घंटा मतलब आप स्टडी में देते थे? तो 6 से 8 घंटे तो हो जाते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी यहाँ पे कि आप 6 से 8 घंटे ही पढ़िए। जी, वो हर इंसान पे डिपेंड करता है कि उसकी बिल्कुल, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ बिल्कुल। कितनी है, एबिलिटी, कैपेसिटी। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो मतलब स्ट्रैटेजी पूछते हैं किसी की और वो हूबहू वही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो मैं जो यहाँ पे ये नहीं जो कहूँगी कि आपके आप लिए मेरी मेबी जो स्ट्रैटेजी फॉलो सही करें। नहीं हो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि स्ट्रैटेजी आप सबसे सुनो, हुँ, उससे आप अपने हिसाब से उसमें से चीज़ें निकालो जो आपके लिए सही हो। जी। उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही बनाओ और फिर उससे फॉलो करो। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सही बात है, मनीषा मिश्रा की अपनी एबिलिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है, अपने वीकनेसेस हैं, तो आपका रूटीन उसके हिसाब से है। अगर मेरा रूटीन होगा तो हम उस चीज़ को पैटर्न को समझ सकते हैं और उसको अपने हिसाब से आई शुड इम्प्लीमेंट दैट। हाँ, जी। तो मतलब आपको क्या लगता है अगर एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट सीटेट को क्वालीफाई करना चाहे, तो कितने महीने और कितने घंटे की मेहनत एक जनरल स्टूडेंट के लिए मैं पूछ रहा हूँ, कि आपको लगता है कि वो 130 या उससे प्लस मार्क्स ले आएगा? एक जनरल स्टूडेंट ऑन तो एन एवरेज। जैसे हाँ, मुझे लगता है 2 या ढाई महीने जैसे मेरा भी था, तो हुँ, फॉर्म तो जैसे फ़ेब-मार्च 2020 में फ़िल अप कर दिया था मैंने, जी। बट हुँ, उस टाइम मेरा डीएलएड का कॉलेज था, हुँ, तो मैं तो रेगुलर कॉलेज करती थी लॉकडाउन से पहले ऑफ कोर्स। जी, तो उसके बाद भी जब लॉकडाउन था, तो मैं पढ़ाई करती थी सीटेट के लिए, बट होता है ना कि आप बिल्कुल उसी एग्ज़ाम को फ़ोकस करके प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाइज़ जो पढ़ रहे हैं, तो मैंने लास्ट नवंबर या दिसंबर से स्टार्ट की थी ओके। और उसके बाद 31st जैन को एग्ज़ाम था। तो मुझे लगता है कि अगर आप 2 ढाई महीने अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर उसे फ़ॉलो करें, हुँ, बिल्कुल अच्छे से आई मीन कंसिस्टेंट रहें अपनी पढ़ाई जी, में, तो जी, आप आराम से इतना तो ला ही सकते हैं। ओके, ओके। तो मतलब पर डे आप कह रहे हैं कि 4-5 घंटे ऑन एन एवरेज लोग पढ़ें। जी। हाँ, जी। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं अगर हम लेडीज़ स्टूडेंट की भी बात करूँ मनीषा जी, तो बहुत है कि बहुत लोग शादीशुदा हैं, आपके जानते ही हैं इस कैटेगरी में, काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। तो उनके पास कई बार टाइम नहीं हो पाता, जैसे कि आप लाइव क्लासेस भी कई बार नहीं देख सकते, हाँ। कई सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो वो लोग कैसे मैनेज करें? हालाँकि आपने मेबी वो चीज़ नहीं जिया है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि अगर अलग-अलग टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वो कर सकते हैं अगर चाहें तो? क्योंकि वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑफ़ कोर्स सर, अगर वो चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। आई मीन सबसे पहले तो अपना रूटीन उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा, क्योंकि जी। उसमें आपका 5-5 मिनट, 10-10 मिनट भी काउंट होता है। हुँ, अगर आपका 5-10 मिनट भी कहीं वेस्ट हो जाता है, तो वो ना आगे जाते-जाते बहुत एक लंबा टाइम बन जाता है और हुँ, फिर आगे जाके पता चलता है कि अरे! इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सपोर्ट भी चाहिए होता है फैमिली का ऑफ कोर्स। तो उसके लिए आपको अपनी फैमिली को समझाना चाहिए अच्छे से कि मुझे हाँ, ये करना है, मेरा एग्ज़ाम है एंड ऑल, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हुँ, तो ऑफ कोर्स वो आपकी फैमिली है तो समझेंगे ही। समझेंगे, बिल्कुल। तो उसके हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और रूटीन बनाइए, उसे प्रॉपर फ़ॉलो कीजिए। हुँ, हुँ, थोड़ा सपोर्ट लीजिए, अब जितना आप कर सकते हैं करिए, नहीं जी, तो हेल्प तो लेना पड़ेगा। ऐसा जी, नहीं जी। सोचना चाहिए कि मैं किसी की हेल्प ना लूँ। बिल्कुल। बस ये। और देखिए मुझे भी ऐसा लगता है मनीषा जी कि हर इंसान के पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो जिस भी फ़ेज़ में है आप फैमिली के साथ रहते हैं, आपके साथ भी काफ़ी चैलेंजेज़ हैं। तो जब लोग किसी लक्ष्य पे फ़ोकस कर रहा है तो उसके हिसाब से चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपके साथ सब कुछ पूरा स्मूथ ही रहा होगा, ऐसा थोड़ी है। कई बार चीज़ें आपके पास भी चैलेंजिंग आई हैं, तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि हमको कैसे उसको फ़ोकस्ड होके हाँ, चलना है। जी। तो मनीषा जी जैसे कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश आपके अगर हिंदी, इंग्लिश होंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपका क्या था? हिंदी, इंग्लिश? सर लैंग्वेज 1 मेरी थी इंग्लिश और लैंग्वेज सेकंड थी हिंदी। हिंदी, ओके। तो इसके बाद आपका मैथ और ईवीएस रहता है। थोड़ा सब्जेक्ट वाइज़ अगर आप बताना चाहें
कि अगर आज से जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर आज से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करे, तो सब्जेक्ट वाइज उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, एक-एक सब्जेक्ट करके, सीडीपी से स्टार्ट करके? जी। सर सबसे पहले सीडीपी की बात करूँ तो सीडीपी मेरा काफ़ी अच्छा था। आई हाँ, मीन उसका बेस काफ़ी अच्छा था। जी। लेकिन अगर आप सीडीपी को अच्छे से करना चाहते हैं, आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है, आपका बेस उतना क्लियर है, सबसे पहले तो आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा। हुँ, जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसकी बुक्स सबसे पहले उसमें से तो अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। हुँ, वो सेल्फ स्टडी या टीचर्स आपको जैसे पढ़ाते हैं उसके हिसाब से। हुँ, उसके बाद आप यूट्यूब से गाइडेंस ले सकते हैं या जैसे मैंने अनअकैडमी से लिया, हुँ। उस हिसाब से भी ले सकते हैं। बस ये है कि आप अपने नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने में मुझे पता है बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, हाँ, बट एट लास्ट यही नोट्स आपके काम आते हैं। जी। तो होता है बच्चों का कि सर पीडीएफ ले लेंगे या किसी और की नोट्स ले लेंगे, तो वो तो ठीक है, बट आपके जो अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे वो बहुत हेल्पफुल होंगे। तो उसके लिए आप हुँ, नोट्स तो ज़रूर बनाइए और ऐसा है ना कि आप पूरे हफ्ते पढ़ाई कीजिए, संडे को रखिए सिर्फ रिवीजन के लिए, ताकि आप अच्छा। जो पढ़ रहे हो साथ-साथ आप रिवाइज़ भी करते जाएँ। हुँ, ऐसा, ये सीडीपी के लिए। उसके ओके। बाद ईवीएस की बात करूँ मैं, तो ईवीएस में तो मेनली एनसीईआरटीज़ है। हुँ, आप एनसीईआरटी से पढ़ें, नोट्स बनाएँ और यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, अनअकैडमी पे इतने सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। और बस वही कंसिस्टेंसी बनाए रखें और रिवीजन साथ-साथ करते रहें, नोट्स बनाते रहें। हुँ, जहाँ तक मैथ्स की बात है, तो मैथ्स मेरा वीक सब्जेक्ट था। अच्छा। तो मैथ्स में मैंने टारगेट किया था कि मैं 25 लेकर आऊँगी, बट उतना नहीं हुआ, बट हाँ 21 आए थे मेरे मैथ्स में। जो भी आपका जैसे मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो वीक सब्जेक्ट है या जिसमें आपका हुँ, इंटरेस्ट नहीं है, जी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसे आधा घंटा पढ़िए, हुँ, उसके बाद आधे घंटे बाद आप ऑफ कोर्स थोड़ा बोर लगेगा आपको क्योंकि हाँ, पढ़ते-पढ़ते आपका जिस सब्जेक्ट में मन नहीं लगता। जी। तो आधे घंटे के बाद आप अपना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लीजिए। जैसे हुँ, आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए उस टाइम या मैथ्स में कोई ईज़ी टॉपिक लेकर पढ़ लीजिए, वो हुँ, पढ़िए। हुँ, उसके बाद आप फिर से उस टॉपिक को कंटिन्यू कीजिए। आई वापस। मीन आधा घंटा मैथ्स फिर बीच में कुछ और फिर आधा घंटा। तो हुँ, ऐसे करके ना आपको वो ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा, आपकी हैबिट हो जाएगी हुँ, ऐसे पढ़ने की। तो मैं ऐसा किया करती थी। वाह! तो ये उसके बहुत लिए बढ़िया बस बात आपने बताई, क्योंकि हर इंसान का कोई न कोई एक सब्जेक्ट होता है जो जो कि वीक होता है। किसी का इंग्लिश है, किसी का मैथ है, ऐसे करके। तो वो उन ऐसा सोचने लगते हैं कि इस वजह से मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। और मनीषा जी, मैं आपको बताऊँ, एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे इन्हीं सब चीज़ों को सोच के जो जानते हैं, जो सब्जेक्ट उनका अच्छा है, उसमें भी वो बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा यस सर। आपने बताया कि बोरिंग तो किसी को भी लगा, हमें भी नींद आ जाती थी बचपन में जब हम पढ़ते थे ऐसे सब्जेक्ट तो। तो तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ी देर पढ़िए, 30 मिनट आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कर लीजिए, फिर यू यू कैन गो बैक टू देयर। जी। यस सर। तो इससे बहुत अच्छा रहेगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और ऐसा आपको कुछ बोरिंग नहीं लगेगा और आप जितना भी पढ़ेंगे वो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। जी। उसके बाद जहाँ तक इंग्लिश हिंदी की बात है तो मेरा ऐसा था कि उसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हुँ, वो दोनों मैंने अनअकैडमी से ही प्रिपेयर कर लिया। ऑफ कोर्स टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो उससे जी। मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बस उसमें भी यही है कि आप अपने नोट्स बनाते रहिए, उन्हें रिवाइज़ करते रहिए और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन छोड़कर, फिर तीसरे दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, फिर हुँ, चौथे दिन छोड़ दिया। तो आप कंसिस्टेंसी। लगातार पढ़ें। हुँ, हाँ, हाँ, थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ें पर लगातार पढ़ें। हुँ। बस ये था। ओके, ओके। तो मतलब आपका भी ऐसा नहीं कि बहुत आपने हेवी प्लान बना लिया था कि अभी मैथ है तो एक ये भी बुक से पढ़ रहे हैं, वो भी बुक से पढ़ रहे हैं, अरे एक नया बुक आया वो भी ले लो, ये मटेरियल ले लो, मोबाइल में पीडीएफ आ गया वो निकाल लो। मतलब बहुत ज़्यादा आपने हेक्टिक नहीं किया अपने शेड्यूल को, एक सिस्टमैटिक अप्रोच आपने अपनाया। जी। सर वैसे क्या हो जाता है ना कि आप इतनी सारी बुक्स है दुनिया में अच्छी-अच्छी उस जी, सब्जेक्ट के लिए, बहुत सारे टीचर्स हैं, हाँ, लेकिन आप जितना ब्राउज़ करते रहोगे ना तो आप ब्राउज़ ही करते रह जाओगे, उसमें ट्रू, आपका ट्रू। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हुँ, आप किसी एक ही मटेरियल से पढ़िए बट अच्छे से पढ़िए और उसे ही बार-बार रिवाइज़ कीजिए। हुँ, बस। हुँ। तो वो एक है और ये एक और चीज़ मैं आपसे, क्योंकि आपने बहुत क्लोज़ली चीज़ों को मेज़र किया है, तो कई बार आप देखिएगा कि बच्चे भटकते रहते हैं। मतलब कभी इस दरवाजे, हुँ। कभी उस दरवाजे, कभी उस दरवाजे। जैसे कि एक ही चीज़ पढ़ना है तो पहले एक जगह से हम पढ़े, थोड़ी देर बाद अगर कहीं पर भी थोड़ा-सा भी समझ नहीं आने लगा या
कुछ लगा कि अब यार यहाँ से नहीं हो रहा है या मुश्किल लग रहा है, तुरंत वो स्ट्रेटजी चेंज कर लेंगे। फिर उनका वहां से पैशंस खत्म, वो दूसरी चीज पे चले, दूसरी टीचर पे चले जाएंगे मे बी, या दूसरे बुक पे चले जाएंगे। फिर वहां से फिर थोड़ी दिन में, क्योंकि हर चीज बहुत इजीली तो डाइजेस्ट होगी नहीं, तो फिर वो तीसरे, फिर वो चौथे, फिर वो पांचवे। तो ऐसे में मैंने देखा है कि एक चीज को करने में बच्चे, जैसे कि एक टॉपिक 5 जगह से पढ़ लिया, अब वो 5 जगह में कंफ्यूज हो रहे हैं। मीनिंग सबका एक ही है, बिकॉज़ स्ट्रेटजी अलग है, तो कई बार चीजें कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चे को कि वो अपने रूटीन में कैसे रखे कि वो कम मेहनत करके बेस्ट कर पाएँ? सर सबसे पहले तो ये कि वो कभी पैनिक क्रिएट ना करें। आई मीन हाँ। ऐसा नहीं कि बस एग्ज़ाम से पहले ही पैनिक होता है, वो पहले भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ मैश अप होती है, कि हुँ, हम क्या करें, कहाँ से करें, मतलब कैसे पढ़ें। तो हुँ, सबसे पहले आप 1 दिन तो पूरा ये चूज़ करने में ही निकाल दीजिए कि आपको हुँ, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। हुँ, भले ही 1 दिन वो पूरा हो जाएगा, बट हुँ, उसके आगे आप इधर-उधर नहीं भटकते रहेंगे। बिल्कुल। तो एक दिन आप बैठिए आराम से, एक सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद चूज़ कर लीजिए आपको कहाँ से पढ़ना है। हर जगह से नहीं पढ़ सकते आप, ये बात मान लीजिए। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि 2 टीचर एक सब्जेक्ट के थे और वो हुँ, दोनों बेस्ट थे। जी। मुझे लगता था अब मैं इनसे पढ़ूँ तो मुझे लगता था कि उनका छूट जाएगा। आई मीन मैं हाँ, उनसे ही पढ़ना चाहती हूँ। हुँ, हाँ, तो बट ऐसा हो नहीं पाता। तो आप ये बात मान लीजिए कि आपको एक ही टीचर से पढ़ना है हुँ, और उससे स्टिक रहिए, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, क्योंकि इतनी जल्दी किसी स्ट्रैटेजी का रिज़ल्ट नहीं आता। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि अगर आप खुद से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो कभी-कभी वो गलत भी हो जाती है। आई मीन आपको कुछ दिन बाद उसका रिज़ल्ट आता है कि हुँ, अच्छे से वर्क नहीं कर रही, बट हुँ, इतनी जल्दी तो नहीं। तो आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उससे स्टिक रहिए, उसे हुँ, फॉलो कीजिए और हुँ, इधर-उधर जाने से कुछ नहीं होगा। आप हुँ, एक चीज़ पढ़िए, बस ढंग से पढ़िए। हुँ, और हाँ, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये दिमाग में बहुत सारी चीज़ें मैश अप होती हैं, लाइक सुबह उठने के साथ कि हमें क्या हुँ, पढ़ना है, क्या नहीं। हुँ, तो हुँ, सुबह उठने के बाद फ्रेश होकर अपनी टू डू लिस्ट बनाइए कि हुँ, मुझे आज ये करना है। हुँ, सबसे पहले क्या होता था, मैं भी सोचती थी कि टू डू लिस्ट बनाना कुछ यूज़फुल हुँ, नहीं है, नहीं, माइंड में हाँ, तो है ही कि हाँ, ये करना है, बट माइंड में ना वो मैश अप हो जाता है। जी, आप अगर उसे पेपर पे लिख लेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर रहेगा कि हाँ, हुँ, मैंने आज ये कर लिया, मुझे ये बिल्कुल, करना है। तो ये तो मस्ट करिए। आप 1 दिन का गोल बनाइए, उस तरीके से 1 हफ्ते का, तो मुझे 1 हफ्ते में ये कंप्लीट करना है, उस तरीके से 1 महीने का। हुँ, यहाँ जब ये महीना मेरा पूरा हो जाएगा तो मेरा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। हुँ। इस तरीके से आप करिए तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये ना टू डू लिस्ट वाली जो आपने बोला, मुझे तो लगता है ये हर इंसान के लिए होना चाहिए। आप लाइफ़ के किसी भी फ़ेज़ में हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आज सुबह मैं उठा मान लीजिए, तो अब मुझे दिन भर में क्या-क्या काम है, जैसे 2-3 इंटरव्यूज़ हैं, क्लासेस हैं, ये है, वो है। अगर ऐसे ही हम एक बार में सब सोचते रहेंगे तो अरे यार बहुत काम है, बहुत काम है। अभी कोई कुछ बोल रहा है तो अरे आज मेरा दिन में बहुत काम है। वहीं पे अगर आपने एक लिस्ट बना लिया कि आज मेरे दिन का ये प्लान है, आपको क्लियरली दिखेगा। इतने बजे ये काम है, इतने बजे ये काम है, इतने बजे ये काम है, इतना से इतना मेरा टाइम फ्री है, इतना से इतना में हम ये कर सकते हैं। तो इवन यू विल हैव द क्लैरिटी। जब आप एक चीज़ कर रहे हैं, तो दूसरी चीज़ पे ध्यान नहीं जाएगी। नहीं तो नॉर्मली जब आप एक चीज़ कर रहे होते हैं, तो आपका दूसरी चीज़ों पे ध्यान जाता है कि यार ये चीज़ तो हो गया, अभी कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, अरे यार इंग्लिश का भी रिवीजन करना था। इंग्लिश कर रहे हैं कि यार ये सीडीपी छूट गया। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपने एक सही तरीका बताया जो कर सकते हैं। आपने पढ़ाई के दौरान अनअकैडमी का भी नाम लिया कि आपने अनअकैडमी से भी पढ़ाई की। तो इसलिए नहीं कि मैं भी अनअकैडमी में टीचर हूँ। एक जनरल इंसान की तरह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीइंग अ क्राउड ऑफ द इंडिया, कि आपको क्या लगा कि यहाँ पर क्या इनका स्ट्रैटेजी बेस्ट है, या क्यों हम स्टूडेंट्स जो भी लोग हैं, यहाँ पर क्यों पढ़ना चाहिए? मतलब क्या इनके पास है ऐसा? क्या स्ट्रैटेजी है, क्या तरीका है? तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी स्टूडेंट से कि आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ें, कहीं से भी, बिल्कुल। चाहे आप अनअकैडमी से पढ़ें, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ें, हाँ। बट हाँ, आपकी सेल्फ मस्ट है। हुँ, सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन बस ऑनलाइन क्लास लेते रहें। आप हुँ, क्लासेस लीजिए, उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी भी कीजिए, ये मस्ट है। हुँ, हुँ, और जहाँ तक अनअकैडमी की बात है तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा वाला थैंक्स बोलना चाहूँगी अनअकैडमी को कि हुँ, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया टेट चैंपियनशिप का, हुँ, हुँ, कि टेट चैंपियनशिप में बच्चे पार्टिसिपेट करें, उसके बाद जैसे भी उनकी रैंक आती है तो हुँ, उन्हें अनअकैडमी पे पढ़ने का मौका मिले। तो उसी बिल्कुल। तरीके से मुझे मिला था और उसके लिए मैं बहुत अच्छा। ज़्यादा थैंकफुल हूँ अनअकैडमी वाह! को। वाह! तो आपने तो मतलब अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे अनअकैडमी में पढ़ना शुरू किया।
जी, वाह! तो ये अनअकैडमी का बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा कि जो भी बच्चे डिज़र्व करते हैं, उन्हें ये मौका जी, मिलता है काइंड ऑफ अनअकैडमी स्कॉलरशिप। करने का। तो हुँ, अन जी। हुँ, तो अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात ये है कि आप बिल्कुल टीचर के साथ ऐसा लगता है कि आप हाँ, फिज़िकल क्लासरूम में बैठे हो और आप इंटरैक्ट कर सकते हो। हुँ, ये है कि ऐसा नहीं लगता कि हाँ, आपके कुछ डाउट्स रह जा रहे हैं या कुछ भी। नॉर्मल क्लास में तो आप कर ही सकते हो, उसके बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी आता है, हुँ, जहाँ पे आपके जो भी डाउट हैं, चाहे तो आप टाइप करके, इमेज अटैच करके, हुँ, कैसे भी करके आप भेज सकते हैं। वो आपको बिल्कुल क्लियरली समझाते हैं। इस हुँ, तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे अनअकैडमी का। और ये बात है कि ऑल ओवर इंडिया से इतने टॉप एजुकेटर्स हैं, तो आपको ये कंप्लेंट तो रहती नहीं कि हाँ, अच्छा जी, नहीं लग रहा या समझ नहीं आ रहा या हुँ। ऐसा। सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं अनअकैडमी के, तो इसके लिए थैंक्स टू अनअकैडमी। ओके, तो मतलब ऑप्शंस हैं और आपके पास चूज़ करने के हैं, मतलब कि आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट अपने लिए, क्योंकि हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपका जहाँ पे कंपैटिबिलिटी बनता है, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। जी, हाँ, और इनका थोड़ा-सा अपना टेक्नोलॉजी भी हाईटेक है, हर चीज़ आप देख सकते हैं, अपना रैंकिंग, अपना स्टेटस, क्लासेस वगैरह, तो थोड़ा-सा मतलब वो आप अच्छा लाइव होता टेस्ट ले सकते हैं, क्विज़ ले सकते हैं, बहुत सारी फ्री टेस्ट होती है, वो अपने अपना रैंक जज कर सकते हैं। वहाँ है। पे बिल्कुल प्रॉपर्ली शो करते हैं आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, हुँ, कहाँ कौन-सा टॉपिक पे आपको और ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, मतलब हुँ, हर चीज़ परफेक्ट है। परफेक्ट, चलिए ये अच्छी बात है और दिन-प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, तो अच्छी बात है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि ऑफलाइन अभी लॉकडाउन के बाद अगर देखिए मनीषा जी, तो एक चैलेंज हो गया ऑफलाइन हम सभी लोगों को, कि बच्चों को भेजना क्लासेस में अभी थोड़ा रिस्क भी है, कहाँ पे जाएँगे, नहीं जाएँगे। इस केसेस में अगर कोई सब्स्टिट्यूट है जो बच्चे के लिए बेटर हो रहा है, तो ये अच्छी बात है और बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप जैसे स्टूडेंट इस बार इतना अच्छा करके इसी चीज़ का प्रमाण दे रहे हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा-सा लैंग्वेज पर बात करेंगे, लैंग्वेज 1 और 2 पर। काफ़ी सारे आप देखते होंगे वीडियोज़, क्वेश्चन्स, लैंग्वेज 1 क्या लेना चाहिए, लैंग्वेज 2 क्या लेना चाहिए? कई बार लोग, जैसे कि आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया, लैंग्वेज 2 हिंदी लिया और कोई बच्चे लैंग्वेज 1 हिंदी लेंगे, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेंगे। इसमें क्या डिफरेंस है? सर, मुझे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं नज़र आता कि अगर आप लैंग्वेज ये लेते हो या लैंग्वेज 2 ये लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हुँ, बस ये है कि उसका सिलेबस ज़्यादा डिफरेंट तो है नहीं कि इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ऐसा आता है, हिंदी में कुछ ज़्यादा ऐसा आता है। नहीं, नहीं, मैंने बस चूज़ किया था अपने हिसाब से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया, लैंग्वेज 2 में हुँ, हिंदी लिया। कोई हुँ। उल्टा करता है, लैंग्वेज 1 में हिंदी लेता है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेता है। तो लैंग्वेज 1 में हिंदी का होना या इंग्लिश का होना कुछ चेंजेज़ होता है इसमें? कि कोई लैंग्वेज 2 में है तो वो अलग है, लैंग्वेज 1 में है तो अलग है, कुछ ऐसा? सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जहाँ आपका इंटरेस्ट है आप ले लो। बस ये था कि मुझे इंटरेस्ट है ज़्यादा इंग्लिश में, तो मैंने हुँ, लैंग्वेज में इंग्लिश ले लिया और बढ़िया। लैंग्वेज में हिंदी। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या कुछ भी, आपको बहुत हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप यही लो, यही लो। आप हुँ। अपने हिसाब से जैसे भी ले सकते हो। हाँ, नहीं कई बार ये मैं देखता हूँ ऐसे ही यूट्यूब पे, तो आप देखते हैं एक से एक वीडियोज़ पड़े रहते हैं, दिग्भ्रमित करने वाले। हुँ, तो हुँ। यूट्यूब पे मैंने कहीं पे वीडियो देखा था कि लैंग्वेज 1 हल्का होता है, ऐसा कुछ। अगर इंग्लिश लैंग्वेज 1 में ले लिए तो वो हल्का होगा, अगर हिंदी लैंग्वेज, तो जो आपका मतलब बोलते हैं जो ईज़ी है, जो आपको जो सबसे अच्छा लगता है, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसको लैंग्वेज 1 में लीजिए। पर्सनली ऑब्वियसली ऐसी कुछ बात नहीं है, ये सब भ्रम वाली बात है। सर, जहाँ तो पे किसी और एग्ज़ाम की बात हो, तो मेबी हो सकता है, बट जहाँ पे सीटेट की बात है, मुझे कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं लगा इन हुँ, दोनों में, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। दोनों में वही आरसी आना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हुँ, और वही पेडागॉजिकल इश्यूज़ आने हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा डिफ़रेंस लगा नहीं। बस जी। इंग्लिश मुझे अच्छा लगता था, मैंने लैंग्वेज 1 में ले लिया, ओके, आपके मार्किंग लैंग्वेज 1 में। कैसे-कैसे थे? जैसे कि सब्जेक्ट वाइज़ इस बार कितने-कितने मार्क्स आए? सर, मेरे सीडीपी में तो 30 आउट ऑफ 30 थे। ओह! कांग्रेट्स। हुँ, हुँ, उसके बाद मैथ्स में मेरे 21 थे नाइ और ईवीएस में मेरे 27 थे। अच्छा, इंग्लिश में 25 और हिंदी में भी 27 थे। ओह वाह! तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको बैक ईवीएस पे आना चाहूँगा। ईवीएस में आपने बोला कि एनसीईआरटी, ईवीएस में भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 27 अच्छा मार्क्स होता है, ईवीएस के लिए बोले तो। तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा आपने? मतलब कैसे ईवीएस में किया कि 27 आया, या
क्या स्ट्रेटजी बच्चे अपनाएं? एनसीईआरटी मतलब ईवीएस में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग बताते हैं, कोई नोट्स है, कोई एनसीईआरटी है, कुछ ये एनसीईआरटी में भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं करना क्या है, बहुत कुछ है। तो कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए एनसीईआरटी में? हाँ सर, मैंने बहुत बच्चों से सुना है वो ईवीएस से ज़्यादा परेशान रहते हैं। हाँ। बट मैं ऐसा कहूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एनसीईआरटी से गो थ्रू करो, उसके बाद आप अपने नोट्स बना लो। एनसीईआरटी जैसे अगर आप 3rd, 4th, 5th इतनी कर लेते हो तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और नहीं तो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 3rd, 4th, 5th, 6th तक कर सकते हैं। प्रॉपर आप एनसीईआरटी के नोट्स बना लीजिए। और पेडागोजी तो अलग है ही ईवीएस में। खैर पेडागोजी ईवीएस की आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से गाइडेंस लेके, अनअकैडमी से, या जो एनसीएफ की वेबसाइट पे है ईवीएस पेडागोजी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं लेके। तो अच्छा। बस मैंने यही किया था, एनसीईआरटी से नोट्स बनाए थे, प्रॉपर नोट्स। और ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में तो मोस्टली कहानियों की तरह दिए हुए रहते हैं चैप्टर्स, क्योंकि छोटे बच्चों का है। तो आप उसे पढ़िए, उसमें जो भी मेन पॉइंट है आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद अपनी कॉपी पर जो भी आप यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे लिख लीजिए। तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है ईवीएस, आप ऐसे कर सकते हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। ओके, ओके। एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोग भी टीचर बनने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे जो दे रहे हैं एग्ज़ाम उनके लिए है। नॉलेज तो एक चीज़ है कि आप पढ़ते हैं, अच्छे टीचर से पढ़िए, अच्छा सेल्फ स्टडी करिए, नॉलेज लाइए। एक टीचर के लिए जब आप स्टडी करते हैं, तो आपका माइंडसेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी खुद की थिंकिंग या खुद की सोच कैसी है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे या आप इसको कैसे देखते हैं इस चीज़ में? क्या इसमें कोई सच्चाई है? आपका क्या इस पे है व्यू? सर ये बात तो बिल्कुल सच है कि एज़ अ टीचर आपके पास सिर्फ नॉलेज अ, बुकिश नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आपके जी। पास आई मीन जैसे आजकल आपकी सोसाइटी में जो भी हो रहा है आप उससे अवेयर रहें। हुँ, आपके देश-विदेश में जो भी हो रहा है उससे अवेयर रहें, या जो बच्चों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप उन्हें कैसे पढ़ाएँ ताकि उन्हें इंटरेस्ट क्रिएट हो, समझ में आ जाए। क्योंकि कोई भी टीचर के पास नॉलेज बहुत हो सकती है, बट वो कैसे उस नॉलेज को डिलीवर करता है आगे, जिससे हुँ, बच्चों को समझ में आए, हर एज के, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो जी। उन्हें कैसे समझ में आए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और जहाँ तक सोच की बात है, तो ऑफ कोर्स एज़ अ टीचर मतलब ऐसे तो हर सिटीज़न को अपनी सोच को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए। क्योंकि जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है हमारी कंट्री, टेक्नोलॉजी और सब, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हो, हर हुँ, चीज़ में। तो हुँ, उसके हिसाब से ऑफ कोर्स सबको अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, थोड़ी अप टू डेट। बट एज़ अ टीचर मुझे लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हुँ, आप आगे की जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल। उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जो भी आपकी सोसाइटी में पॉज़िटिव चेंज हो रहे हैं, हुँ, तो उसे सपोर्ट करना और जहाँ तक आप उसे आगे ले जा सकते हैं, वहाँ तक ले हुँ, जाना बहुत ज़रूरी होता है। जी, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि जैसे बच्चे जो हैं वो आने वाली फ्यूचर है हमारी कंट्री के, बिल्कुल। आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चे आपको फॉलो करें। उन्हें ऐसा देख के लगे कि हाँ, मतलब मैं इस टीचर जैसा बनूँ, इनसे बहुत ही मुझे पॉज़िटिविटी मिलती है, पॉज़िटिव वाइब्स आते हैं। ऐसा होना चाहिए एक टीचर को। बिल्कुल। प्लीज़ेंट पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं। जी। नहीं देखिए कि कहीं न कहीं अभी के समय में जो स्टूडेंट्स हैं और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जैसे बैंक है, रेलवे है, पीओ है, एग्ज़ाम भरा दिया, निकाला। ये बिल्कुल सही बात आपने कही और मैं 100% एग्री होता हूँ इससे, कि एक टीचर में आप बनने में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो क्वालीफाई करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ क्या आप एक ह्यूमैनिटी को क्वालीफाई कर रहे हैं? आपकी जो सोच है, आपका जो तरीका है, आपका जैसे आपने डिलीवरी की बात की, आपका रिप्रेजेंटेशन जो है, इसमें आप कैसे क्योंकि अगर आप बैंक में या कोई बड़ी नौकरी में अगर आप गड़बड़ करते हैं, तो आप मे बी खुद का गड़बड़ करते हैं, खुद के फैमिली का गड़बड़ करते हैं या मे बी पैसे की क्षति करेंगे आप। लेकिन एक टीचर होके अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं, तो आप एक पूरे जनरेशन को गड़बड़ करते हैं, एक पूरे फैमिली को खराब करते हैं। तो एक टीचर बन के आपका जो आपका रिप्रेजेंटेशन है और आपका जो सोच है, ये बहुत मायने रखता है। बहुत अच्छी बात आपने मनीषा जी कही और मुझे लगता है कि हर एक सीटेट क्वालिफाइड में ये चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। और कुछ और बात अगर आपको लगे मनीषा जी जो छूट रही है या आपके मन में है कि अगर मेरे से कभी इंटरव्यू लिया जाता तो मैं ये बात बोलती, कुछ ऐसा है तो बताइए हमें?
अ, सर बस मैं जो भी मैं देखा है, जैसे बहुत सारे टीचर्स को देखा है, जैसे मैं अपने प्राइमरी स्कूल में भी थी, ऑफ कोर्स मैं एक अभी सीटेट पेपर 1 दिया मैंने, डीएलएड किया, मैं आगे जाके प्राइमरी टीचर बनूँगी। हाँ, तो मैंने अपनी प्राइमरी क्लासेस में देखा था कि जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी बचपन से ही। अच्छा, बाकी मैं हर सब्जेक्ट में टॉपर रही हूँ अपने क्लास में, हर वाह! सब्जेक्ट में, बस एक हुँ, मैथ्स को छोड़ के। हुँ, तो मुझे लग उस समय तो मुझे लगता था कि हाँ, ये मेरी कमी है, मैं हर सब्जेक्ट पढ़ पा रही हूँ अच्छे से, ये क्यों नहीं? हुँ, तो लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर अब एक बच्चा जो हर सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, सिवाय एक के, तो उसमें कहीं न कहीं टीचर की, उस सिस्टम की गलती है कि आप उतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हुँ, या आप उस तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। तो बिल्कुल। बस मैं जो भी खुद से भी मैं यही कहती हूँ कि, हुँ, और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो आगे जाके टीचर जी, बनेंगे, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि आगे जाकर आप कभी भी जब टीचर बनो, पढ़ाने जाओ क्लासेस में, तो कभी भी किसी बच्चे को आप डीमोटिवेट तो भूल कर भी मत करें, डिस्करेज बिल्कुल ना करें। क्योंकि उसकी वजह से ना उस बच्चे को उस टीचर के प्रति और उस सब्जेक्ट के प्रति ना हेटेड हो जाता है। वो नफ़रत करने लगता है और भी ज़्यादा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हुँ, उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। कहने को तो सभी गुस्सा करके चले जाते हैं टीचर्स क्लास में, छोटी-सी हुँ, बात उन्हें लगती है, लेकिन उस बच्चे पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इमोशनली, बिल्कुल। मेंटली ऑफ कोर्स। तो बस ये ना करें कभी भी, भूल कर भी कभी कोई डिस्करेज करने वाली बात उसे ना बोलें। हमेशा आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप उस बच्चे को मोटिवेट करें, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करें, उसे कभी भी डिस्करेज ना करें, ताकि वो भी अब खुद से सोचे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और वो करे, कुछ ना कुछ तो करे आगे, आगे स्टेप बिल्कुल। बस ये। देखिए ये बहुत ही बड़ी बात और बहुत ही ज़बरदस्त बात और बहुत ट्रुथ बात है, थोड़ा-सा पॉइज़नस ट्रुथ है, लेकिन ट्रुथ है ये। हुँ, ये बात हमें, आपको और आने वाले सारे स्टूडेंट जो कि टीचर बनने वाले हैं, हम सबको ये ध्यान रखना है। और मैथ की बात अगर आप करती हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बात करिए, कई बार कई शिक्षाविदों ने भी इस बात को बोला है और हम सब इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता है, अगर उसको सही माहौल, चाइल्ड सेंट्रिक माहौल या तरीका वैसा दिया जाए तो। और एक और बड़ा एग्जाम्पल हुँ, आपने दिया कि अगर कोई बच्चा कुछ चीज़ों में अच्छा कर रहा है और कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं कर रहा है, तो वी नीड टू फाइंड, इसलिए तो आपके निदानात्मक और उपचारात्मक सोच आती है। हाँ, कि आप उसको लगाइए। आप वहाँ पर कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट ऐसा करिए कि वो बच्चे का जो वीक पॉइंट है, वही स्ट्रेंथ में बदले और वो बच्चा कर सकता है। और इसलिए आप अगर सीटीपी में क्वेश्चन भी बनाएँगे, अगर बच्चा गलती करता है, क्लास के बच्चे अगर फेल होते हैं, तो वो किसकी गलती है? वो टीचर की या व्यवस्था की गलती है। अगर आपको ऑप्शन भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव में आप यही टिक लगाते हैं। तो रीज़न यही है हाँ, कि अगर हम एज़ अ टीचर चाहें, क्योंकि हमने उस फ़ेज़ को जिया है, हम उस चीज़ को जान रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हर चीज़ टीचर को पता है। तो अगर हम अपनी मैच्योरिटी के साथ लगाएँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। हर बच्चा एक स्पीड से काम नहीं करता है, थोड़ा टाइम लग सकता है और हाँ। यही चीज़ें तो पूरी सीटेट में पढ़ाई जाती है, सीडीपी में या पेडागोजी में, कि वही तो आपको देखना है बच्चों में। उसको आपने बहुत ही ब्यूटीफुली समराइज़ किया मनीषा जी। यही तो आपको एक्चुअल में करना है, बच्चे को इतना जो आपको स्टेजेस पढ़ाया जाता है, ये सोच, ये विकास, वो विकास, एक्चुअल में आपको यही पेशेंस रखना है और कि हर बच्चा मेरा सक्सेसफुल हो सकता है एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। जी। यस बहुत सर। ब्यूटीफुल बात आपने बोली मनीषा जी, एकदम एज़ अ टीचर मुझे भी बहुत खुशी हुई जानकर और निश्चित रूप से ये वीडियो सबको देखना चाहिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मनीषा जी। एक बार फिर से मेरी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से और सारे जो लर्नर्स यहाँ पर देख रहे हैं, सबकी तरफ से आपको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेट सक्सेस और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और अपने राज्य का, अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करिए। हमारी पूरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, मनीषा जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, और थैंक यू अनअकैडमी टीम। थैंक यू जी। सो मच। जी, चलिए। दोस्तों आप देख रहे थे मनीषा मिश्रा जी के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू, बहुत ही मोटिवेटिंग इंटरव्यू और आप लोग भी ज़रूर मेहनत करिए, आगे बढ़िए, हो ना हो अगला जो इंटरव्यू है आपके साथ ही हो जाए। और अपने माता-पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बाँटें, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय-बाय। जय हिंद।